Next question. Question number 18. A pipe open at both ends and a pipe closed at one end have same length. तो ओपन पाइप का और क्लोज पाइप का दोनों का लेंथ क्या दिया हुआ है? सेम. द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ देयर पीथ ओवरटोन इज. तो रिमेंबर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. व्हाट दे हैव गिवन यू इज लेंथ ऑफ ओपन पाइप एंड लेंथ ऑफ क्लोज पाइप इज सेम, और आपको रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ पीथ ओवरटोन पूछा है. व्हाट इज पीथ ओवरटोन ऑफ अ ओपन पाइप? P plus 1 into fundamental frequency of open pipe. What is pth overtone of closed pipe? 2p plus 1 into fundamental frequency of closed pipe. जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, क्योंकि आपको रेशियो पूछा है, तो रेशियो मतलब डिवाइड करना है. तो pth overtone of open pipe upon pth overtone of closed pipe, it is p plus 1 n open और 2p plus 1 enclosed. इक्वेशन नंबर 1. वैसे तो आई एक्सपेक्ट कि आपको पता होना ही चाहिए. ओपन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और क्लोज पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रिलेशन पता होना चाहिए, अगर लेंथ सेम होगा तो. पता है, हमने कल ही डिराइव किया था, मैं वापस बता देता हूँ. क्लोज पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है V/4LC, लेकिन दोनों लेंथ क्या है? सेम है. और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? 1/2 V/2L. लेकिन ये कौन होता है? ओपन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. तो व्हाट इज क्लोज पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? ओपन पाइप बाय 2. हमको यहाँ पे कौन चाहिए? NO/NC. तो व्हाट इज NO/NC? 2. तो ये इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दोगे. तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 you will get simple fundamental frequency, pth overtone of open upon pth overtone of closed, p plus 1 upon 2p plus 1, और ये NO/NC मतलब कितना है? 2. तो क्या आ गया? 2 into p plus 1 upon 2p plus 1. 2 into p plus 1 upon 2p plus 1. Option number C. Next question. The fundamental frequency of sonometer wire increases by 9 Hz. मतलब अगर पहले N1 था तो अभी N1 plus 9 है. If the tension is increased by 69%, मतलब पहले अगर टेंशन T1 था तो अब T1 plus 69% of T1 है. तो ये आ गया T2. फ्रीक्वेंसी 9 से बढ़ा और टेंशन 69% से बढ़ गया. 69% मतलब 0.69. तो T1 plus 0.69 T1 is 1.69 T1. The frequency of the wire is, frequency मतलब कौन सा फ्रीक्वेंसी? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. मतलब N1 पूछा है. क्या पूछा है आपसे? N1. Do you remember frequency is directly proportional to square root of tension? क्योंकि फ्रीक्वेंसी एक्चुअली फ्रीक्वेंसी होता है 1/2L रूट ऑफ T/N. ना लेंथ चेंज किया ना मास पर लेंथ चेंज किया, तो N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेंशन. तो N1/N2 इक्वल टू रूट ऑफ T1/T2. लेकिन यहां से T1/T2 कितना आएगा? 1/1.69. और N2 कितना था? N1 plus 9. सॉरी. और ये क्या आ गया? 1/1.69. You know what is the root of 169? 13. तो what is root of 1.69? 1.3. तो 1 का रूट 1 और ये 1.3. करेक्ट. सॉल्व कर लो इसको, सिंपल है. सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई. 1.3 N1 इक्वल टू N1 plus 9. 1.3 N1 minus N1 मतलब कितना? N1 0.3 N1 इक्वल टू 9. 3 1 जा 3 3 जा 0.3 30 जा. तो व्हाट इज N1? 30. ऑप्शन नंबर C. नेक्स्ट क्वेश्चन.
ये तो जोक है। 21 नंबर, फॉर फॉर्मेशन ऑफ बीट्स टू साउंड नोट्स मस्ट हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। नहीं। एग्जैक्टली इक्वल फ्रीक्वेंसी ओनली। नहीं। एग्जैक्टली इक्वल एम्पलीट्यूड्स ओनली। नहीं। तो बचा आखिरी, ये नियरली लिखा है, तो दिस इज नियरली। आपको याद होगा बीट फॉर्मेशन के लिए फ्रीक्वेंसी शुड बी नियरली इक्वल बट एम्पलीट्यूड शुड बी इक्वल। तो ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं है इसमें, नथिंग टू सॉल्व। दिस क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग, सिंपल। मैं आपको इसे शॉर्टकट बताऊंगा। अगेन ये क्वेश्चन हम बिना सॉल्व किए ही आंसर करेंगे, तो नो फॉर्मूलाज विल बी यूज्ड। क्वेश्चन ऐसा है, पहली बात तो 22 नंबर क्वेश्चन है। अ स्ट्रिंग is vibrating in its fifth overtone between two rigid supports 2.4 meter apart. The distance between successive node and antinode is. क्वेश्चन ऐसा है, हमारे पास एक स्ट्रिंग है विच इज वाइब्रेटिंग इन इट्स फिफ्थ ओवरटोन between two rigid supports which are 2.4 meter apart. अब एक चीज याद रखो, हमारे पास ये रिजिड सपोर्ट है। सो लेट्स से वी हैव रिजिड सपोर्ट, दिस इज वन रिजिड सपोर्ट, यू हैव द सेम रिजिड सपोर्ट सिमिलर टाइप 2.4 मीटर अपार्ट। इन दोनों में एक स्ट्रिंग है विच इज वाइब्रेटिंग इन इट्स फिफ्थ ओवरटोन। तो ये डिस्टेंस कितना है? 2.4, मतलब लेंथ कितना है? 2.4 मीटर। फर्स्ट हार्मोनिक मतलब फंडामेंटल, मतलब कितने लूप? फर्स्ट ओवरटोन मतलब सेकेंड हार्मोनिक मतलब कितने लूप? 2 लूप बराबर। सेकेंड ओवरटोन मतलब 3 लूप, थर्ड ओवरटोन मतलब 4 लूप, फोर्थ ओवरटोन मतलब 5 लूप, फिफ्थ ओवरटोन मतलब 6 लूप। वेरी गुड वेरी गुड, 6 लूप। मुझे एक बात बताओ, जब एक लूप बनता है तो ये नोड और ये नोड डिस्टेंस कितना होता है? लैम्डा बाई 2, दैट बिकम्स लेंथ। लेंथ कितना है? 2.4। लेकिन ये है फंडामेंटल। हमको बोला है फिफ्थ ओवरटोन मतलब 6 हार्मोनिक, मतलब कितने लूप? जब एक लूप का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 है तो 6 लूप का कितना है? लेकिन ये डिस्टेंस क्या है? 1 जा 0.4 जा बराबर। हमको पूछा क्या है? डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड। नोड और एंटी नोड का डिस्टेंस कितना होता है? लैम्डा बाई 4। तो हमको पूछा क्या है? लैम्डा बाई 4 बराबर। क्या पूछा? लैम्डा बाई 4। अभी इतने इंटरेस्टिंग नंबर हमारे पास आए तो छोड़ना कैसे? फिर सिंपल, लैम्डा बाई 4 पूछा है ना, लैम्डा बाई 4 पूछा है, तो 4 को मैं यहाँ ले लेता हूँ, 2 को मैं वहां रख देता हूँ। कर सकते हो। ऐसा होता है ना? नहीं होता ऐसा? करके बताऊं मैं, सिंपल। क्या है आपके पास? लैम्डा बाई 2 कितना है आपके पास? कितना आया? 0.4। तो लैम्डा इक्वल टू कितना आएगा? 0.8। मेरे को 0.8 चाहिए नहीं ना, मेरे को क्या चाहिए? लैम्डा बाई 4 चाहिए। आपको क्या चाहिए? लैम्डा बाई 4 चाहिए। आपके पास क्या है? लैम्डा बाई 2 है। तो फिर क्या करोगे? दोनों को डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे? 2 से। तो ये कितना आ गया? लैम्डा बाई 4। ये कितना आ गया? 0.2। तो मैंने क्या किया था? मैंने सिर्फ ये उठाया यहाँ पे रख दिया, इसको उठाया यहाँ पे रख दिया, तो वही तो मैंने किया। 0.2 तो है 0.2, तो लैम्डा बाई 4 कितना आ गया? 0.2। अभी अगर आपका नंबर्स के साथ थोड़ा प्रॉब्लम है तो फिर ऐसा कर लेना, राइट। तो खत्म, 0.2, ऑप्शन नंबर बी। नाउ बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिफ्थ ओवरटोन था। अगर मैंने पूछा होता थर्ड ओवरटोन, 4 लैम्डा बाई 2 इक्वल टू 2.4, तो उस केस में क्या आता? 4 लैम्डा बाई 2 2.4। तो उस केस में क्या आता? 4 लैम्डा बाई 2 इक्वल टू 2.4, 1 जा एंड 0.6 जा, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड, तो लैम्डा बाई 4 इक्वल टू 0.6 बाई 2 मतलब 0.3। तो ऐसा करना है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Again a simple question. N number of waves are produced on a string in 0.5 seconds. बाकी क्वेश्चन बाद में पढ़ूंगा. मुझे बताओ नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड मतलब कौन? फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड. यहाँ पे n नंबर ऑफ वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन 0.5 सेकेंड. आधे सेकेंड में n, तो एक सेकेंड में कितने? 2n. तो फ्रीक्वेंसी कितना है? 2n है. आगे क्या बोला है? नाउ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डबल्ड. जो टेंशन पहले T1 था अब 2T1 हो गया. Assuming length and radius constant, the number of waves produced in 0.5 second for the same harmonic will be. मतलब घुमा फिरा के सिर्फ आपको कंफ्यूज करने की कोशिश है. एक चीज समझ लो, अगर पहले 0.5 सेकेंड में n वेव्स है और बाद में भी 0.5 सेकेंड में ही बोला है, तो कोई डबल करने की जरूरत ही नहीं है. इस n को क्या मान लोगे? फ्रीक्वेंसी. क्योंकि यहाँ पे 0.5 सेकेंड में n है तो एक सेकेंड में 2n है. फिर यहाँ पे नया नंबर फाइंड करोगे, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो बेटर मत करो, डायरेक्टली फाइंड कर लो. तो एक काम करेंगे, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 2 मैं n1 को ही n मान लूंगा. आपको चाहिए तो आप 2n लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आई विल जस्ट से n. अगर आप 2n लिखते हो तो n2 जब फाइंड करोगे तो उसको हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि कितने सेकंड में पूछा है? 0.5. देन assuming length and radius constant, tension is doubled. लेंथ और रेडियस कांस्टेंट है. पहली बात तो रेडियस इक्वेशन में आया कहां से? n इक्वल टू 1/2l रूट ऑफ t बाई n. n इक्वल टू 1/2l रूट ऑफ t बाई m. m क्या है? मास पर यूनिट लेंथ. n इक्वल टू 1/2l root of TL upon mass is volume into density. 1/2l वैसे इस इक्वेशन में कोई यूज नहीं होगा. अल्टीमेटली यू विल सी, आखिरी में तो तुमने यही लिखना है कि n is directly proportional to root of t. लेकिन फिर भी मैं करके बता रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर, और आगे काम में आने ही वाला है. तो TL व्हाट इज वॉल्यूम? एरिया इनटू लेंथ. लेंथ हो गया कैंसल. तो n इक्वल टू 1/2l रूट ऑफ t, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. अब क्वेश्चन में बोला है लेंथ कांस्टेंट है बराबर, r भी कांस्टेंट है, मटेरियल तो सेम ही है तो रो भी कांस्टेंट है, 2 तो और पाई तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ t. तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि इस फॉर्मूला, इस क्वेश्चन में हमको अल्टीमेटली वही मिलने वाला है. लेकिन एक अच्छा हुआ कि कम से कम तुमको ये तो पता लग गया कि ऐसा एक इक्वेशन है, आगे यूज होगा. तो हमको क्या फाइंड करना था? n2 फाइंड करना था. तो n2 क्या आएगा? n2 बाई n1 क्या आएगा? रूट ऑफ t2 बाय. लेकिन रूट ऑफ t2 कौन है? t2 बाई t1 कितना है? 2. तो रूट ऑफ t2 बाई t1 कितना है? √2. तो n2 इक्वल टू कितना आ गया? √2 टाइम्स ऑफ n1. तो n2 कितना आ गया? √2n. तो √2n आंसर आना चाहिए. √2n ऑप्शन नंबर बी. तो अल्टीमेटली ये सारे स्टेप्स यहाँ पे कोई काम के नहीं है. सिर्फ आपको ये पता रहने के लिए कि जब रेडियस भी कांस्टेंट हो जाए तो वापस से n इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ t. अगर रेडियस कांस्टेंट नहीं है तो फिर ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. यू विल हैव टू यूज दिस फॉर्मूला इन दैट केस. अगला क्वेश्चन. वेरी गुड. अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड हैज लेंथ 83 सेंटीमीटर. The number of possible natural oscillations of air column whose frequency lie below 1000 hertz are. The number of possible natural oscillations of air column. Air column which is closed at one end, उसमें natural oscillation कौन कौन से होते हैं? n, फिर 3n, फिर 5n, फिर 7n, मतलब odd multiples है ना. Only odd harmonics are present. इन्होंने पूछा है कि अगर मेरे पास एक क्लोज पाइप है जिसका लेंथ 83 सेंटीमीटर है और स्पीड ऑफ साउंड 332 मीटर पर सेकेंड है, 332 मीटर पर सेकेंड है, तो व्हाट आर द नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशंस बिलो 1000 हर्ट्ज. 1000 से कम फ्रीक्वेंसी के कितने ऑसिलेशंस है? एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपको करना क्या है? आपको करना है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड. सपोज अगर फंडामेंटल 50 आता है
तो पहला 50, फिर 150, फिर 250, फिर 350, ऐसा गिनते जाना है 1000 से कितने कम आए। अगर पहला फ्रीक्वेंसी 1000 आता है, 1000 सॉरी 100 आता है, फंडामेंटल 100 आता है, तो 100 फिर 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 900, तो कितने हो गए 500, 300, 500, 700 और 900। मतलब ऐसे क्वेश्चंस में तुमको करना क्या होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करना होता है पहले। ये क्लोज पाइप था तो V/4L है। V की वैल्यू 332 है, L की वैल्यू 83 है, लेकिन सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो N की वैल्यू 332 इंटू ये ऊपर जाके कितना हो गया 100 हो गया, अपॉन 4 इंटू 83। वेरी गुड। 1 जा 25 जा 1 जा 4 जा Q4 है 80 इंटू 4 320, 3 इंटू 4 12, 320 और 12 332, तो 83 4 जा 332। तो फंडामेंटल कितना आ गया 100। वेरी गुड। तो पहला फ्रीक्वेंसी 100 होगा, उसके बाद का फ्रीक्वेंसी 300 होगा, उसके बाद का फ्रीक्वेंसी 500 होगा, उसके बाद का फ्रीक्वेंसी 700, उसके बाद का फ्रीक्वेंसी 900। मतलब 1000 से कम कितने हैं 5 है, तो 5 है। ऑप्शन नंबर सी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव इज y इक्वल टू 3 sin pi into bracket t/3 minus x/5 plus pi by 4, where x and y are in meter and time t is in second. Which of the following is correct? इन चारों में से क्या करेक्ट है? पहली बात तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि एम्पलीट्यूड 3 तो है, लेकिन किस में है, ये क्या लिखा है सेंटीमीटर, तो ये तो नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन में कुछ है नहीं, इट इज सो सिंपल। y इक्वल टू 3 साइन, इफ आई रिमेम्बर यहाँ पे पाई था, यहाँ पे t/3 था, यहाँ पे x/5 था, और बाहर pi/4 था। इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, यस पाई t/3 x/5 सही है। इसको पहले पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो साइन ऑफ पाई t/3 माइनस पाई x/5 प्लस pi/4। अब इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लो। मैंने आपको कल बताया था स्टैंडर्ड इक्वेशन ओमेगा टी माइनस के एक्स, हमने कल यहां तक देखा था, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ऐसे केस में इनिशियल फेज होता है 0। तुमने लिखा नहीं मतलब क्या था 0 था, लेकिन यहाँ पे इनिशियल फेज कितना है pi/4। डिनोट किससे करते हो 5 से। हमारा हमारा फाइ के साथ कोई लेना देना नहीं है, फाइ जस्ट कांस्टेंट होता है, उसका आंसर में ऑप्शन में कोई भी लेना देना नहीं है। तो फाइ तुम लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपेयर करो, ओमेगा कितना आएगा pi/3 आएगा, के कितना आएगा pi/5 आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको याद है मैंने कल बताया था के को वेव नंबर बोलते हैं, जो होता है 2/π λ। यू शुड रिमेम्बर कि के क्या होता है 2π/λ, लेकिन के है कितना pi/5, तो 2π/λ कितना है pi/5 है। पाई क्या हो गया कैंसल हो गया, लैम्डा यहाँ गया 5 यहाँ आ गया, तो लैम्डा कितना आ गया 10, तो वेवलेंथ कितना है 10, 10 क्या मीटर। ऑप्शन नंबर डी खत्म। अगर आपको चेक करना है तो फ्रीक्वेंसी भी चेक कर लो, चेक कर ही लेते हैं, करना है तो कर ही लेते हैं। ओमेगा कितना आया pi/3, ओमेगा क्या होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, वहां पे फ्रीक्वेंसी को एफ बोला है तो मैं एफ लिख रहा हूँ pi/3, पाई और पाई कैंसल, तो फ्रीक्वेंसी कितना है 1/6। 1/6 पता है कितना होता है, कल ही बताया था 0.16666 रिकरिंग 6। यहाँ पे कितना बोला है 0.2 है क्या नहीं है। फिर क्या बोला है वेलोसिटी, वेलोसिटी पता है क्या होता है एन लैम्डा। एन तो तुमने फाइंड किया ना, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी तो तुमने अभी फाइंड किया कितना 0.1666 नहीं 1/6, ये कितना है 10, मतलब कितना है pi/3, पता है कितना होता है 1.6666 अगेन, तो यह कितना दिया हुआ है 1.5, तो सही है क्या नहीं, तो एक ही सही है, ऑप्शन नंबर डी।
तो सिर्फ स्टैंडर्ड इक्वेशंस, ये यू शुड नो दिस, यू शुड नो इक्वेशन ऑफ अ वेव ओमेगा टी माइनस के प्लस सम कांस्टेंट, तो वो रहने दो, उसका कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन में, जानबूझ के दिया है कंफ्यूज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the closed and open pipes have same length, closed and open organ pipes have same length, so LO equal to LC equal to L. When they are vibrating simultaneously in first overtone produce 3 beats. तो पहले तो पहला सेंटेंस क्या है समझ लेते हैं। क्लोज्ड पाइप का ओपन पाइप का लेंथ सेम है, when they are vibrating in first overtone simultaneously they produce 3 beats. First overtone of closed pipe, first or 2 times of fundamental, बराबर। फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप 3n फंडामेंटल। ओपन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है, कितना होता है बताओ, कितना होता है, V/2L होता है। तो ये कितना आ गया, V/L आ गया। क्लोज पाइप का फंडामेंटल होता है तो ये 3V/4L आ गया। V/L बढ़ा कि 3V/4L बढ़ा, V/L, क्योंकि 3/4 इज 0.75। अब बीट्स में ये इंपॉर्टेंट है टू चेक कि दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन इज ग्रेटर इन वैल्यू, तो N1 ओपन माइनस N1 क्लोज, ये कितना है, 3 है, क्योंकि कितने बीट्स आए, 3 बीट्स आए। तो जब बीट फॉर्मेशन की बात हो तो पहले चेक कर लो कि बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा है। तो फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन इज ग्रेटर देन फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज, तो N1O माइनस N1C। लेकिन N1O है कितना, V/L, तो V/L माइनस 3V/4L इक्वल टू 3। तो V/L माइनस 3V/4L, L है वो L, दिस इज L, ऑफ कोर्स दिस इज L। वन में से 3/4 गया तो कितना होता है, तो ये कितना आ गया, V/4 है, कितना आ गया, 3। इसको यूज करेंगे बाद में। अब द लेंथ ऑफ ओपन पाइप इज मेड 1/3, जो ओपन पाइप का लेंथ था उसको 1/3 कर दिया। लेंथ ऑफ ओपन पाइप इज मेड 1/3, पहले कितना था, L था, अभी कितना हो गया, L/3 हो गया। एंड क्लोज पाइप इज मेड 3 टाइम्स, closed pipe is made 3 times. The number of beads produced will be, अब कितने beads प्रोड्यूस होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन का जिस तरीके से फ्रेमिंग किया गया है, यू विल सी कि पहला अटेम्प्ट में गलत आंसर आएगा हमारा, करके देखो। व्हाट इज फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप, 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, लेकिन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, V/2L, लेकिन यहाँ पे अब L ओपन इज L/3, और ये हो गया कैंसल, तो V इक्वल टू L/3 मतलब 3V/L। सिमिलरली व्हाट इज फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप, 3n, लेकिन यहाँ पे n क्लोज्ड का आता है V/4L, लेकिन L क्लोज, क्योंकि यहाँ पे लेंथ सेम नहीं है, यहाँ पे लेंथ कितना है, 3n, कैंसिल आउट, तो ये कितना आ गया, V/, बड़ा कौन सा है दोनों में से, 3V/L। तो बीट्स मतलब N1 ओपन माइनस N1 क्लोज इक्वल टू 3V/L माइनस V/4L। V/L कॉमन, क्या बचा, 3 माइनस 1/4, हाउ मच इज दिस, 11/4, 12 माइनस 1 मतलब 11 V/4L, लेकिन V/4L कितना था, 3 था, तो आंसर कितना आना चाहिए, 33 ऑप्शन में नहीं है, मतलब गलती कहाँ होगी, क्वेश्चन का फ्रेमिंग। यहाँ पे बोला था कि पहले दे आर वाइब्रेटिंग इन फर्स्ट ओवरटोन, तब लेंथ क्या था दोनों का, सेम था।
अब आपने ओपन पाइप का लेंथ क्या कर दिया 1/3, क्लोज का क्या कर दिया 3 टाइम्स। अब बीट्स कितने हैं, अब बोला है कि दोनों फर्स्ट ओवरटोन में है, बोला है नहीं, तो फिर फर्स्ट ओवरटोन ले क्यों रहे हो, फंडामेंटल लो। तो अगर जब बोला ही नहीं है कि दे आर वाइब्रेटिंग इन फर्स्ट ओवरटोन, मतलब दे विल बी वाइब्रेटिंग इन फंडामेंटल, तो दोनों का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस लेना है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप V by 2L open, so V by 2L open is L by 3, so 3V by 2L of closed is V by 4L closed, V by 4 into 3L। यहाँ तक क्लियर। हाँ V by 12L आ गया, वो V by 12L आ गया, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं उसको, आई विल कीप इट लाइक दिस ओनली। लिखना है तो लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। आई वॉज ट्राइंग टू रिड्यूस सम स्टेप। कौन सा बड़ा है 3/2 मतलब 1.5, और ऑफकोर्स 1/12 छोटा ही है, तो n ओपन इज ग्रेटर देन n क्लोज। तो n ओपन कितना था 3V/12 था, ये कितना है V/12L, बराबर। इसमें से V/L कॉमन निकाल लो, आपको चाहिए तो आप 2 भी कॉमन निकाल लो, तो V/12 कॉमन निकाल लिया, तो 3 - 1/6, 18 - 17/6 into V/12, बराबर, सही है ना। मैं इस 17/6 को, मैं 17/6 को 17/3 into 2 लिख सकता हूँ क्या। क्यों ऐसा किया मैंने, ये 2 इसको दे दिया तो ये कौन बन गया, लेकिन V/4L तो पता है ना हमको कितना है 3 है, तो 17/3 और ये कितना आ गया 3 और 3 क्या हो गया कैंसल, वेरी गुड। तो क्या आंसर आया 17। तो अभी आपको दिखेगा कि 17 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर। तो क्वेश्चन को रीड करते वक्त भी केयरफुल रहना पड़ेगा। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं बोला कि बोथ ऑफ दे वर वाइब्रेटिंग इन फर्स्ट ओवरटोन। जब ऐसा बोला नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट कौन सा फ्रीक्वेंसी लिया जाता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंसीडर करना पड़ता है उस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो रिमेंबर, अनलेस इट इज सेड कि बीट्स प्रोड्यूस्ड व्हेन these two are in first overtone, जब तक बोला नहीं है तब तक फंडामेंटल ही लेना है। टू यूनिफॉर्म वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल, सेम मटेरियल मतलब मास पर यूनिट लेंथ सेम नहीं होता है, डेंसिटी सेम होता है। कौन सा डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी सेम होता है। मास पर यूनिट लेंथ ये लीनियर डेंसिटी वो सेम नहीं होता है। मटेरियल सेम मतलब कौन सा डेंसिटी सेम, वॉल्यूम मतलब मास अपॉन वॉल्यूम वाला रो सेम होता है, स्मॉल m सेम नहीं होता है। अंडर सेम टेंशन, टेंशन सेम है, T सेम है और रो सेम है। इफ द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ फर्स्ट वायर, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ फर्स्ट वायर, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ फर्स्ट वायर, एक काम करता हूं, पहले वायर के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को n1 बोलता हूं, दूसरे वायर के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को n2 बोलता हूं। अब if the first overtone of first wire is equal to second overtone of second wire, first overtone of first wire, वायर में पहला ओवरटोन मतलब सेकंड हार्मोनिक होता है कि नहीं, तो फर्स्ट ओवरटोन ऑफ फर्स्ट वायर मतलब सेकंड हार्मोनिक, व्हाट इज सेकंड हार्मोनिक, 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल, व्हाट इज फंडामेंटल ऑफ फर्स्ट वायर n1 इज इक्वल टू second overtone of second wire. What is second overtone, 3n, so is equal to second overtone of second wire is equal to second overtone of second wire मतलब 3 times of n2। यहां से आपको n1/n2 मिल जाएगा, इसको लिख के रखो, ये बाद में काम में आएगा 3/2। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है एंड रेडियस ऑफ द फर्स्ट वायर इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ सेकंड वायर, रेडियस ऑफ फर्स्ट वायर इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ सेकंड वायर। यहां से r1/r2 मिल गया, ये भी काम में आएगा। देन द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर टू दैट ऑफ सेकंड वायर इज,
रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर टू दैट ऑफ सेकंड वायर, मतलब क्या पूछा है। अब हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जहाँ पे रेडियस कांस्टेंट था, मैंने बोला था अभी कांस्टेंट आगे नहीं भी होगा, तो पूरा प्रोसेस याद होना चाहिए। एक्चुअली तो पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैं बहुत फास्ट करने वाला हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये बता दिया है। फाइनली वी आर हियर। अब क्या क्या कांस्टेंट है आइडेंटिफाई। लेंथ तो कांस्टेंट नहीं है, रेशियो पूछा है तो कैसे कांस्टेंट होगा, बराबर। और मतलब स्ट्रेट अवे n इज प्रोपोर्शनल टू 1/√ऑफ, लेकिन r स्क्वायर का रूट क्या होता है, तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, हमको क्या चाहिए, l चाहिए, तो देयरफॉर l इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू nr। सिर्फ l को शिफ्ट कर लिया, हो गया काम खत्म। हमको क्या चाहिए, L1 by L2, तो what will be L1 by L2, N2 R2 upon, what is N2 by N1, 2 by 3, what is R2 by R1, 1 by 2, कैंसल कैंसल, तो आंसर कितना चाहिए, 1 by 3, ऑप्शन नंबर A। Before we go ahead to the next question, I have few questions for you। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारे पास एक स्ट्रेच्ड वायर है बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट्स। Now I will take different modes of vibrations of this wire, fundamental mode, then first overtone, then second overtone, etc etc। तो सबसे पहले you should tell me कहाँ कहाँ पे नोड्स बनेंगे। पहले मोड में, फंडामेंटल मोड में कितने लूप होते हैं, 1। नोड्स कहाँ होते हैं, एट द एंड, मतलब यहाँ पे, मतलब कहाँ पे होते हैं पता है, डिस्टेंस वाइज 0 पे होते हैं और L पे होते हैं, क्योंकि लेंथ कितना है L, तो ये 0 मीटर है, L मीटर है। फिर क्योंकि आपने बता ही दिया, तो फिर एंटी नोड कहाँ बनता है, L/2 पे बनता है। फिर अगर पहला ओवरटोन होता है सेकेंड हार्मोनिक, कितने लूप, तो कितने नोट्स, 3 नोट्स, वेरी गुड। तीन है, 3 में पहला नोड कहाँ बना, 0 पे, दूसरा नोड कहाँ बना, सेंटर पे, और तीसरा नोड कहाँ बना, L पे, वेरी गुड। अब एंटी नोड कहाँ बना ये बताओ, L/4, मतलब मिड पॉइंट ऑफ नोड्स, और 3L/4, L/2 और L का मिड पॉइंट कौन होता है, कैसे फाइंड करते हो, L/2 प्लस L/2, L/2 प्लस L मतलब 3L/2, उसका हाफ 3L/4, तो ये कहाँ बन गया, L/4, ये कहाँ बन गया, 3L/। उसके बाद के मोड में, मतलब सेकेंड ओवरटोन में कितने लूप, तो कितने नोट्स, 2, 3 और 4, तो 3 लूप्स थे। अब सबसे पहला काम है टू नो द लोकेशन ऑफ नोड्स 0। 3 सेक्शन बन गए कि नहीं, 3 सेक्शन बन गए। अगर 9 मीटर का वायर होता तो हर एक सेक्शन कितने मीटर का होता, 3। L मीटर का वायर है तो हर एक सेक्शन कितना है, तो पहला आया L/3 पे, दूसरा आया 2L/3 से, तीसरा आया, मतलब लास्ट नोड आया L। 0 पे एक नोड, फिर L/3 पे, फिर 2L/3 पे, फिर L पे, बराबर। और एंटी नोड कहाँ आया, L/6 मिड पॉइंट, L/2 ये तो सेंटर ही है, ये कहाँ है बताओ, तो आपने सही बोला, ये क्या है, L/3
6 है, वेरी गुड, L/6 है। ये क्या है? L/2 है। और ये कहाँ पे है? 5L/6। मैंने अभी बताया ना, देखो दो मेथड है, वापस समझ लो, दो मेथड है यहाँ पे। एक 2L/3 और L का मिड पॉइंट, मतलब 2L/3 प्लस L कितना हो गया? 5L/, उसका हाफ 5L/6, या तो यहां से आ जाएगा, ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड ये है, तुमको वैसे भी यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो पता ही है ना, कितना है? 12/3। कितना है? 12/3। वेरी गुड। तुमको जब ये 12/3 पता है और तुमको दिख रहा है कि एक नोड से अगले एंड नोड तक कितना है, हाँ, तो 12/3 में L/6 ऐड कर लेते तो भी हो जाता। 12/3 में L/6 ऐड कर लोगे तो भी तो आएगा ना। अभी क्या करना पड़ेगा? सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, मतलब ये कितना हो गया? 4L/6 प्लस L/6, मतलब कितना आ गया? 5L/6। तो दो दो मेथड थे फाइंड करने की, या तो ये मिड पॉइंट, या फिर यहां से यहां तक तो 12/3 है ही, और एक नोड और एंडी नोड कितना है? L/6, तो 2L/3 प्लस L/6 मतलब 5L/6। ये आपका अगला क्वेश्चन था। In sonometer experiment, the string of length L under tension vibrates in second overtone, मतलब कितना लूप? 3 लूप, बराबर। The amplitude of vibration is maximum amplitude मतलब कौन? एंटी नोड, बराबर। एंटी नोड कहाँ कहाँ पे बने? L/6, L/2 और L/6, L/2 और 5L/6। हो गया क्वेश्चन खत्म। So that's it for today.